Hello and welcome to Co-Learner. We are dedicated to redefine your learning experience. आज का हमारा टॉपिक है एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स। इस मैक्रो इकोनॉमिक्स की पूरी सीरीज के अंदर यहाँ पर 3 चैप्टर ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो जरा पहले आपको उन 3 चैप्टर्स के नाम मैं बता दूं। पहला चैप्टर है एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स। इसके बाद जो दूसरा चैप्टर आता है वो आता है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। और जो तीसरा चैप्टर मेरे सामने आएगा उसका नाम है प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस and deficient demand। अगर मैं AD and its components, short run equilibrium output और problem of excess and deficient demand के बारे में बात करूं तो अगर प्रैक्टिकली मैं बोलूं तो ये चैप्टर एक सिंगल चैप्टर है जिसको 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया। आखिर इसको अलग अलग हिस्सों में बांटा क्यों गया? पॉइंट यहां पर आता है कि इस चैप्टर के अंदर अगर आपको कभी एडी एंड इट्स कंपोनेंट में कुछ समझ नहीं आया, या आपको शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट में कुछ समझ नहीं आया, या आपको प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट एक्सेस डिमांड में कुछ समझ नहीं आया, तो आपको ये पूरा तीनों चैप्टर ही समझ नहीं आएंगे, क्योंकि हर चीज कंप्लीटली इंटरलिंक्ड, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कुछ भी बदलाव नहीं है। आप जो पहले चैप्टर में पढ़ोगे उसी में कुछ एड ऑन होकर आपको दूसरा चैप्टर मिल जाएगा, उसी में कुछ एड ऑन होकर आपको तीसरा चैप्टर मिल जाएगा। तो इस तरीके से तीनों चैप्टर हम लोग को पढ़ाए जाते हैं। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हम लोग हमारे पहले चैप्टर से ही इस पे पूरा ध्यान देना शुरू करेंगे। मैक्रो में मैं इतना कह सकता हूं कि अब सारे चैप्टर एक तरफ कर दो और इन 3 को एक तरफ कर दो, क्योंकि ये जितनी बार भी पढ़ लो उतनी बार नए लगते हैं। अक्सर मुझे बच्चे यही बात आके बोलते हैं कि सर ये 3 चैप्टर हमें समझ नहीं आ रहे, क्योंकि हर बार इसमें कुछ नया ही लगता है हमको। कई चीजों के आंसर आपके, कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि अनआंसर्ड रह जाते हैं, आपको कई चीजों के आंसर मिलते ही नहीं है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि हम शुरुआत से इन चैप्टर पर अपना होल्ड बनाकर रखें। चलिए जी, मैं आपको जब को पहले इससे इंट्रोड्यूस करवाता हूं एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट से। क्या होता है इसमें एग्रीगेट डिमांड का? पहले तो मतलब क्या है इसका? मतलब है डिमांड फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस हो रही है इकोनॉमी के अंदर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। डिमांड किस चीज की? सारी के सारे गुड्स और सर्विसेज की, जो कि कहां प्रोड्यूस हो रही है, जो कि प्रोड्यूस हो रही है इकोनॉमी के अंदर। तो एडी मतलब डिमांड फॉर ऑल द गुड्स। अब अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे तो एक बार जाके उनको देख जरूर लीजिए। मैंने एक वीडियो दिया था आपको सम बेसिक कंसेप्ट्स का, जिसमें मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। मैं यहां पर इतना बोल सकता हूं, फ्रॉम अ नीडल टू एन एयरप्लेन, एक सुई से लेकर एयरप्लेन तक। मैं खाली एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं कि इतनी छोटी चीज से लेकर इतनी बड़ी चीज तक की जब हम लोग डिमांड को जोड़ देते हैं तो हम लोग कहते हैं कि एग्रीगेट डिमांड बन गई। मतलब इकोनॉमी के अंदर हमें करना क्या है, हमें हर चीज की डिमांड को यहाँ पर जोड़ लेना है, तब हम कहते हैं कि एग्रीगेट डिमांड बनी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर सिर्फ डिमांड बोली गई है, यहाँ पर एक्सपेंडिचर टर्म का यूज नहीं हुआ। एक्सपेंडिचर टर्म हमारा यहाँ पर यूज अभी नहीं हो रहा है। यहाँ पर किसका टर्म यूज हो रहा है? अभी डिमांड का। एक्सपेंडिचर टर्म का यूज कैसे आता है हम अभी आगे बात करेंगे। आगे क्या बोला गया? आगे बोला गया इट इज जनरली फॉर 1 ईयर। जनरली 1 साल की होती है। जनरली क्या होती है? 1 साल की है। एग्रीगेट डिमांड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर। मैंने बोला ना, ऊपर मैंने एक्सपेंडिचर नहीं कहा, पर मैं नीचे एक्सपेंडिचर टर्म का इस्तेमाल कर रहा हूं। मतलब कि एग्रीगेट डिमांड को हम लोग जब पढ़ते हैं तो अक्सर, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर ये डिमांड है कि एक्सपेंडिचर है, हम इसे क्या माने? तो अब एक बात बताओ, क्या आप डिमांड को मेजर कर सकते हैं? क्या हम मैक्रो में डिमांड को मेजर कर सकते हैं? भाई हम लोग पूरा दिन बहुत कुछ मांगते हैं, तो क्या हम उसे डिमांड बोल सकते हैं? नहीं। हम मैक्रो में डिमांड को कब मेजर करते हैं? जब वो चीज एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट हो जाती है। जब वो चीज एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट हो जाती है मतलब आपने असल में कितना खर्चा आप करोगे, और ये क्या है? प्लान्ड है, प्लानिंग है कि आप इतना खर्चा करोगे। अब ये एक्चुअल डिमांड अभी नहीं आई है, ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ? सिर्फ प्लान्ड एक्सपेंडिचर है। तो मैं एग्रीगेट डिमांड को क्या कह सकता हूँ? एग्रीगेट डिमांड इज अ सम टोटल ऑफ प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑन ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन ईयर। फिर से बात रिपीट करो, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। एग्रीगेट डिमांड इज अ प्लान एक्सपेंडिचर ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज
इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर या ड्यूरिंग एन ईयर। तो यहां पर जब हम एग्रीगेट डिमांड के बारे में बात करते हैं तो हम लोग यहां पर सिर्फ दो ही चीजों को इंक्लूड कर रहे हैं, क्या? एक कंजम्पशन और एक इन्वेस्टमेंट। हमने सिर्फ दो चीजें उठाई, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। हिंस एडी क्या होता है? एडी होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब दैट पीपल प्लान टू इंकर during a period of an accounting year corresponding to a different levels of income, corresponding to different levels of income में जो हम लोग planned expenditure कर रहे हैं। तो यहां पर जब मैं बोलता हूं planned expenditure, तो what is planned expenditure? planned expenditure को यहां दो पार्ट में बांटा गया, एक कंजम्पशन और एक इन्वेस्टमेंट। यहां बात कर रहे हैं ना टू सेक्टर इकोनॉमी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। किसके बारे में बात हो रही है? टू सेक्टर इकोनॉमी की। अभी हम लोग जब सेक्टर्स बढ़ाते जाएंगे तो एडी के डेफिनेशन में भी बदलाव होगा। तो एडी क्या है? कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किसमें? टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर। जी आगे बात करते हैं। इसके बाद क्या बोला गया? एडी स्केड्यूल क्या है? बिहेवियर ऑफ एडी इज स्टडीड विद रिस्पेक्ट टू इनकम। अब एडी को यहां पर किसके रिलेशन में देखा जाएगा? सीधा इनकम। इनकम को हम डिनोट करते हैं वाई से। कैसे डिनोट कर रहे हैं? वाई से। तो यहां पर एडी को कैसे देखा जाता है? एडी को यहां पर देखा जाता है इन फॉर्म ऑफ इनकम ओनली। इन फॉर्म ऑफ इनकम का पर मतलब क्या हो गया कि अगर इनकम 0 है तब भी मेरी कुछ एग्रीगेट डिमांड चल रही है, इनकम 20 है तब भी चल रही है, 40 है तब भी चल रही है, 60 है तब भी चल रही है, 80 है तब भी, 100 है तब भी और 120 है तब भी। मतलब जब इनकम 0 होगी तब भी एग्रीगेट डिमांड तो कहीं ना कहीं बनी ही रहेगी। एग्रीगेट डिमांड कभी खत्म नहीं होगी, एग्रीगेट डिमांड तो हमारी बनी ही रहेगी। भले ही मेरी इनकम 0 हो जाए फिर भी मेरी एग्रीगेट डिमांड खत्म नहीं हो सकती है। हम अगर बात करते हैं साल 2020 के बारे में, देश में लॉकडाउन लग गया, देश की मोस्टली पॉपुलेशन की इनकम 0 हो चुकी थी, फिर भी उनकी डिमांड क्रिएटेड थी। डिमांड तो तब भी बनी हुई थी। मतलब आप भले ही तब डिमांड कम कर देंगे, आप अपने खर्चों को कम कर देंगे, पर आप खत्म नहीं कर सकते। तो वो कौन से खर्चे हैं जो कि 0 इनकम पर भी हमारे चालू रहते हैं? वो कौन से खर्चे जो 0 इनकम पर भी हम लोग को करने होते हैं? इन खर्चों को हम लोग एक नाम देते हैं, हम लोग बुलाते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। किन चीजों पे होता है? बेसिक नेसेसिटीज पर होता है। जितनी भी बेसिक चीजें हैं जो जिंदगी जीने के लिए जरूरी हैं उन लोग के ऊपर हम लोग को खर्चा करना ही करना है। आप कोई फालतू खर्चा नहीं करोगे। कोई आदमी ये नहीं करेगा कि भैया इनकम हो नहीं रही आके गाड़ी खरीदने, ऐसा कोई नहीं करेगा। लेकिन हाँ, वो गेहूं, चावल, दाल, घर का रेंट, ये सब खर्चे उसको पूरे करने ही करने पड़ेंगे, वो इनको नहीं रोक सकता। तो अब अगर यहां पर हम दूसरे पॉइंट पे ध्यान दें तो एडी के बढ़ते बढ़ते जैसे एडी बढ़ रही है, बढ़ क्यों रहा है एडी? क्योंकि इनकम बढ़ रहा है। मतलब एडी और इनकम कैसे रिलेशन में आते हैं? पॉजिटिव रिलेशन में। मतलब अगर इनकम बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी। एट फर्स्ट एडी इज ग्रेटर देन वाई। अगर आप इनिशियली देखें यहां तक तो देखिए एडी जो था वो इनकम से ज्यादा था। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर एडी और इनकम बराबर हो जाता है, उसके बाद एडी कम होता है और इनकम जो होती है वो ज्यादा होने लग जाती है। ये एक जनरल टेंडेंसी पे बात रखी गई, एक जनरल टेंडेंसी है इंसान की। आपकी पहली नौकरी जब भी लगेगी आप क्या करोगे? आप उड़ा दोगे पैसा, आप खर्चा कर दोगे क्योंकि आपको नया नया पैसा मिला। फिर धीरे धीरे आपको रियलाइज होगा कि मुझे सेविंग भी करनी है। तो यहां बोला ये जाता है कि एग्रीगेट डिमांड पहले इनकम से ज्यादा होगी, फिर एक पॉइंट आएगा जब एग्रीगेट डिमांड और इनकम बराबरी पर आ जाएगी और उसके बाद एग्रीगेट डिमांड हमारी कम होती जाएगी और हमारी इनकम जो है वो बढ़ती जाएगी। कम होने का मतलब ये नहीं कि एग्रीगेट डिमांड गिरेगी, कम होने का मतलब ये कि उसके रेट ऑफ इंक्रीज में, रेट ऑफ इंक्रीज को समझ पा रहे? 5 से बढ़ी, 5 से बढ़ी, 5 से, और यहाँ पे इनकम कितने से बढ़ रही है? देखो 20 से बढ़ने लग पड़ी। तो रेट ऑफ इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड जो हमारा वो धीरे धीरे स्लो होने लग जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हायर लेवल ऑफ इनकम पे लोग अपनी सेविंग को बढ़ाने लग जाते हैं। अब अगर मैं इस पे अगले पॉइंट पे बात करूं तो मैं समरी में क्या कह सकता हूं? जब इनकम 0 है तो एग्रीगेट डिमांड मिनिमम है, जब इनकम इंक्रीज होगी तो एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज होगी। जब इनकम, पहले इनकम क्या होगी? डिमांड से कम होगी, फिर इनकम क्या होगी? डिमांड से बराबर होगी, फिर इनकम क्या होगी? डिमांड से ज्यादा होने लग जाएगी। अब जरा आगे बढ़ते हैं, हम लोग एग्रीगेट डिमांड पर ही। तो क्या पढ़ा हमने? अगला पॉइंट हमारा कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। क्या है कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड? पहला कंपोनेंट क्या कहलाता है? क्लोज्ड इकोनॉमी। क्या होती है क्लोज इकोनॉमी? क्लोज इकोनॉमी का मतलब हो गया हाउस होल्ड सेक्टर और हमारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर सिर्फ प्रोड्यूसर सेक्टर है एंड हाउस होल्ड सेक्टर है। तो ऐसी इकोनॉमी को हम लोग क्या बुला रहे हैं? क्लोज इकोनॉमी, जो कि 2 सेक्टर में आती है।
फिर इसके अलावा 3 सेक्टर भी हो सकती है जहां पर गवर्नमेंट भी आ जाएगी। तो इसमें क्या होता है, हाउस होल्ड सेक्टर में हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स। वहीं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में क्या आ सकता है, इट इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर्स, इट इज मेजर्ड बाय डिमांड फॉर प्रोड्यूसर गुड व्हिच लीड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन, दैट इज C प्लस I। वहीं 3 सेक्टर इकोनॉमी में क्या आता है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब इसके अंदर हाउस होल्ड भी आता है, इसके अंदर हमारे लिए गवर्नमेंट सेक्टर भी आ जाता है और प्रोड्यूसर सेक्टर भी आ जाता है। तो हाउस होल्ड का तो आ गया C, प्रोड्यूसर का आ गया I और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का आ गया G। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में क्या आता है, इट इंक्लूड्स कलेक्टिव कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डन बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का कलेक्टिव कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नाउ व्हाट इज कलेक्टिव कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो सरकार खर्चा कर रही है लोगों की भलाई के ऊपर। तो इसमें दो तरह के खर्चे आते हैं, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों। सरकार जो सब्सिडीज दे रही है, जो डिफेंस पे खर्चा कर रही है, वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। वहीं गवर्नमेंट जब इन्वेस्टमेंट करने लग जाए, इन्वेस्टमेंट से यहाँ पर हमारा मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट से मतलब होता है जब गवर्नमेंट खर्चा करने लग जाए रोड, डैम, ब्रिजेस, इन सब चीजों पर, तो उसे हम लोग बुलाते हैं हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। देन कम्स ओपन इकोनॉमी। अभी ओपन इकोनॉमी क्या होती है जी, ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर हाउस होल्ड सेक्टर भी है, प्रोड्यूसर सेक्टर भी है, गवर्नमेंट सेक्टर भी है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी है। तो हमें C, I और G तो हमने पढ़ लिया। C मतलब क्या था, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I मतलब क्या था, प्रोड्यूसर का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जिसके थ्रू कैपिटल फॉर्मेशन होता है, G मतलब गवर्नमेंट का खर्चा और I मतलब X प्लस M, I माइनस M मतलब इट इंक्लूड्स डिमांड फॉर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज रिड्यूस्ड बाय डिमांड, जो हमने बाहर से लिया। मतलब कि हम एक्सपोर्ट जो हमने करे, एक्सपोर्ट हमने यहाँ पर बनाकर बाहर बेचा, हमारी एडी को बढ़ाएगा, और इंपोर्ट हमारे यहाँ पर एक डिमांड तो आई लेकिन गुड्स बाहर से आ गए तो हमें कोई फायदा नहीं मिला, तो हमारा वो क्या करता है, एडी को कम कर देता है। इसीलिए क्या करते हैं, एक्सपोर्ट को जोड़ते और इंपोर्ट को माइनस करते हैं, क्योंकि इंपोर्ट एग्रीगेट डिमांड को रिड्यूस कर रहा होता है। तो जी ये बात रही किसके ऊपर, पहले चैप्टर के बेसिक के ऊपर, के चैप्टर में हमें करना क्या है। तो आज टॉपिक था एग्रीगेट डिमांड और इट्स कंपोनेंट, मैंने भी ये बताया, और अगली मैं अपनी वीडियो में आपको इस चैप्टर में आगे के बारे में बात बताऊंगा। अगर समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे बात जरूर करिए। आई विल बी हैप्पी टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।